वास्तव में देखा जाए तो ये राष्ट्रवाद की परिकल्पना के ऊपर जो डिबेट आया है, जो विवाद आया है, वो मेरे ख्याल से पिछले 30 एक सालों से ऊपर उभ रहा है। वैसे तो राष्ट्रवाद की कल्पना अलग-अलग प्रकार से रही है और आज राष्ट्रवाद का जो एक्सप्रेशन है, जो बाहरी आने का तरीका है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो हम ये देखें कि राष्ट्र की कल्पना जो पूरी दुनिया में भी है, वो केवल 300-400 साल पुरानी है। खास तौर से फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब सामंतवाद, फ्यूडलिज्म का पलड़ा उठा और लोग सब नागरिक के रूप में सामने आए, तो एक तो है प्रजा की कल्पना, प्रजा और राजा। राजा से जुड़ा हुआ है राजाशाही और उसको एक राष्ट्र कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्र यानी एक प्रकार के लोग जो समान धरातल पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पहले जो राजाशाही थी, राजाशाही में राजा और राजा के दरबारी, इनका एक ओहदा एक अलग प्रकार का होता था। इनका ओहदा ऊंचे दर्जे का होता था और इसको वो एक दैवी शक्ति के रूप में इस्तेमाल कर समाज में शासन करते थे। अब राष्ट्रवाद की कल्पना जो यूरोपीय देशों में आई, वो औद्योगिक क्रांति के बाद शुरू हुई और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद ये राष्ट्रवाद की कल्पना उस तरह से ज़्यादा मजबूत होती गई, क्योंकि राजाशाही और राष्ट्रवाद ये अंतर विरोधी शब्द हैं और राजाशाही के पहले का जो युग है, उसमें भी कई लोग एक धर्म के लोगों के लिए एक राष्ट्र की बात करते हैं, पर मुझे लगता है वो उचित नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवाद तभी हो सकता है जब सब लोग एक ही धरातल पर खड़े हों, एक दूसरे के संपर्क में हों और देश की समस्याओं के लिए, देश की बातों के लिए एक दूसरे से जुड़े हों, किसी भी रूप से, वो संपर्क का साधन हो, अखबार हो, शिक्षा का साधन हो, वगैरह वगैरह। खैर, भारत में राष्ट्रवाद की कल्पना जो आई है, वो अंग्रेजों के आने के बाद आई है। पहले हम ये बात स्पष्ट कर दें कि अंग्रेजों के आने के पहले यहाँ अलग-अलग राजा थे और आज क्योंकि राजाओं को बहुत एक केंद्रीय रूप से समझा जाता है, खास तौर से राजा के धर्म के आधार पे युगों को बांटा गया है, भारतीय इतिहास को बांटा गया है। प्राचीन भारत को हिंदू युग, मध्ययुगीन काल को मुस्लिम युग और आधुनिक भारत को ब्रिटिश युग के रूप में सामने रखा और जब हम उसको आधुनिक भारत आज़ादी के बाद तो एक भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया? भारत में राष्ट्रवाद आया जैसे यहाँ बहुत सारे राजा थे, बहुत सारी रियासतें थी और ये राजा अपने राजाओं का एक चरित्र देखते हैं। ये राजा अपने राज्य के अंदर लगान वसूल करते थे और अपने राज्य के विस्तार के लिए पड़ोसी राजाओं से, दूर के राजाओं से उनका संघर्ष होता था, उनकी लड़ाइयाँ होती थी। ये लड़ाइयों का आधार धर्म नहीं था, इन लड़ाइयों का आधार सत्ता थी, इन लड़ाइयों का आधार संपत्ति को प्राप्त करना था। ये दो प्रकार की चीज़ें थी और हर एक राजा अपने विस्तारवादी होता था। राजा का विस्तारवादी होना ये सामान्य रूप से एक अच्छी बात मानी जाती है। मतलब जो उनका एक गुणगान किया जाता है, वो इतना गौरवशाली था, उसने अपने राज्य की सीमा को यहाँ तक बढ़ाया, वगैरह वगैरह। खैर, अब अंग्रेजों के आने के समय मैं क्लियर कर दूं कि अंग्रेजों के आने के बाद हमारा गुलामी का पीरियड चालू होता है। गुलामी का पीरियड जिसको लिए हम समझ लें, इस क्षेत्र की गुलामी हम किसको कहेंगे? तो मेरी समझ है कि गुलामी के दो क्राइटेरियन मैं रखूंगा। एक, जब यहाँ के शासक यहाँ की संपत्ति लूटकर बाहर ले जाते हैं। अब क्योंकि ज्यादातर लोग मुस्लिम पीरियड के साथ भारत की गुलामी को जोड़ते हैं, तो मैं उसका खंडन करना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा भारत की गुलामी चालू होती है अंग्रेज़ों के आने के बाद, क्योंकि जो पहले पहले यहाँ मुस्लिम राजाओं का राज था, पर वो भी एक उसको मुस्लिम युग मैं नहीं मानता, क्योंकि वो मुस्लिम राजा ये हिंदू राजाओं के साथ मिलकर प्रशासन करते थे। मुसलमान राजाओं के प्रशासन में हिंदू थे, हिंदू राजाओं के प्रशासन में मुसलमान थे। अंग्रेज और दूसरा ये जो राजा थे,
उनका नियंत्रण बाहर से नहीं होता था। जैसे बाबर हो या औरंगज़ेब हो, वो यहीं राज करते थे, वही सार्वभौम थे, उन्हें कोई बाहर से निर्देश देता नहीं था। तो इसलिए मैं इसको एक गुलामी का पीरियड नहीं मानता हूँ। 2 कारण मैंने बताया, वो राजा यहाँ की संपत्ति लूट कर बाहर नहीं ले गए, नंबर 1। नंबर 2, उनको निर्देश बाहर के क्षेत्रों से नहीं आता था। तो मुख्य रूप से गुलामी का पीरियड, जो गुलामी का युग चालू होता है, वो अंग्रेज़ों के आने के बाद चालू होता है। यहाँ एक बात और ऐड कर दूँ, निश्चित रूप से कुछ लुटेरे आए, पर वो संपत्ति को लूट कर चले गए। उन्होंने यहाँ शासन नहीं किया, और जिन्होंने यहाँ शासन किया, वो यहाँ की संपत्ति को लूट कर बाहर नहीं ले गए। केवल ये अंग्रेज थे जिन्होंने यहाँ शासन भी किया और यहाँ की संपत्ति को लूट कर बाहर ले गए। अब ये देखें, ब्रिटिश जो आते हैं, वो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आकर वो यहाँ व्यापार स्थापित करते हैं, सेना खड़ी करते हैं अपनी, और एक-एक करके यहाँ के राजाओं को या तो अपने साथ मिला लेते हैं, या उनको युद्ध में हरा के उनकी उनका जो राज्य है अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो अंग्रेज़ों ने इससे सबसे बड़ी इसका जो पीरियड आया, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का राज 1857 के बाद प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का यहाँ शासन आया। ब्रिटिश सरकार का शासन आने के बाद भी ये जो पूरा एरिया था, पाकिस्तान जिसको आज कहते हैं, जो भारत, इंडिया है, और जो बांग्लादेश है, यहाँ ब्रिटिश का प्रत्यक्ष शासन भी था, पर इसके अंदर करीब 550-600 रियासतें थी जो स्वतंत्र थी, जो सार्वभौम थे, सॉवरेन थे। ब्रिटिश को कुछ नजराना वगैरह देते थे, पर ब्रिटिश ने प्रशासन के लिए उन क्षेत्रों में डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं किया। खैर, ब्रिटिश एक अलग प्रकार के शासक थे। उनको यहाँ की संपत्ति लूट कर बाहर ले जाना था, और यहाँ शासन भी करना था। तो वो कुछ परिवर्तन लाए, कुछ परिवर्तन वो जानबूझकर लाए, कुछ परिवर्तन समय के साथ होते ही हैं। पहला परिवर्तन जो लाए, यहाँ से संपत्ति लूट के ले जाना है, अंदर की जगहों से कच्चा माल लेकर ले जाना है, तो पहले उसके लिए जैसे बैलगाड़ियाँ छोटे शहरों से बंदरगाह तक संपत्ति ले जाती थी। अंग्रेज़ों ने इसके बैलगाड़ी की जगह लाया रेलगाड़ी। तो ये मैं याद रहे इसके लिए इसको एक थोड़ा सरलीकृत भाग में रख रहा हूँ। पहला परिवर्तन रेल। अब दूसरा मुख्य परिवर्तन जो था कि ब्रिटिश वाइसरॉय को संपर्क के साधन स्थापित करने थे अपने ऑफिसर से, जो देश भर में अलग-अलग जगह पर ठहरे थे, अलग-अलग जगह पर रहते थे। इसके लिए बुलाए टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम। इसको हम मेल के युग में याद रखेंगे, रेल, मेल। तीसरा, उन्होंने उनको इतने क्लर्क्स तो उनको चाहिए थे, इतने वहाँ से ला नहीं सकते थे, यहाँ भी शिक्षित लोग खड़े हों। ये एक प्रक्रिया शुरू हुई जिसके कारण उन्होंने यहाँ आधुनिक शिक्षा को बड़े पैमाने पर प्रसारित लाए, और ये आधुनिक शिक्षा के साथ साथ ही आधुनिक न्याय व्यवस्था भी आई। आधुनिक न्याय व्यवस्था के साथ जेल आई, और इन मोटे तौर पे इन परिवर्तनों को मैं एक सिंबल के रूप में कहूँगा जेल, ताकि याद रखने में आसान हो। रेल, मेल, जेल, ये 3 परिवर्तन आए। अब इन परिवर्तनों के साथ नए वर्गों का उदय हुआ। ये नए वर्ग कौन थे? ये नए वर्ग थे, पहले वर्ग वो था जो था व्यापारी उद्योगपति, यानी इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई। इंडस्ट्रीज बनाने के लिए और आधुनिक उद्योग में भाग लेने के लिए उद्योगपति व्यापारी वर्ग आया। उद्योगपति व्यापारी वर्ग, टाटा, बिरला, बजाज, सिंघानिया, डालमिया, इस प्रकार के उद्योगपति आए। इन्होंने फैक्ट्रियों की स्थापना की, और फैक्ट्रियों में काम कौन करेगा? फैक्ट्रियों में काम करेगा मजदूर। तो दूसरा मुख्य वर्ग जो अस्तित्व में आया वो था मजदूर वर्ग। और तीसरा वर्ग जिसको मैं मानता हूँ वो था आधुनिक शिक्षित वर्ग। आधुनिक शिक्षा से लैस, उनका एक्सपोजर
दुनिया से हुआ, उन्हें दुनिया के बारे में, तौर तरीकों के बारे में भी पता चला, और यहाँ ब्रिटिश अत्याचार के बारे में भी उनकी आंखें काफ़ी खुली। तो ये तीसरा वर्ग जो था, आधुनिक शिक्षित वर्ग। अब ये देखिए, इनको मैं, इन उभरते वर्गों को भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ मानता हूँ, भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ मानता हूँ। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इनमें से कैसे वो संगठन निकले जिन्होंने बाद में चलकर भारत को राष्ट्र बनने में मदद की, भारत की आज़ादी के लिए काम किया, और इन्हीं के विचारों से, इन्हीं के इससे भारतीय संविधान का बनना हुआ। ठीक है, तो ये तीन संगठन इस प्रकार से आए, उभरते वर्गों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए, उभरते वर्गों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए। और जो पुराने शासक थे, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, इनकी सत्ता पहले से कमजोर हो गई, इनकी सत्ता कमजोर हो गई। इनके नियंत्रण में जो काम करने वाले थे, जो गरीब किसान थे, खेती, ये किसान मेहनती, यानी खुद काम करने वाले किसान थे, ये शहरों में जाके मजदूर बनने लग गए, और शहरों में दूसरे भी परिवर्तन आने लग गए। तो इनको मैं कहता हूँ कमजोर होते वर्ग या डूबते वर्ग, कमजोर होते वर्ग या डूबते वर्ग। तो ये समझ लीजिए, इन्हीं में से, इन संगठनों में से एक दूसरे प्रकार के राष्ट्रवाद की विचारधारा आई। वो अभी हम देखेंगे कि इधर के जो राष्ट्रवाद थी, उभरते वर्गों का राष्ट्रवाद और डूबते वर्गों का राष्ट्रवाद, आज़ादी के दौरान कैसा था, आज़ादी के संघर्ष के दौरान कैसा था। तो उभरते वर्गों में से आप देखिए, जिन्होंने मजदूरों का प्रतिनिधित्व किया, शिक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व किया, किसानों का छोटे तौर से प्रतिनिधित्व किया, और एक व्यापक समाज का प्रतिनिधित्व किया। इसके संगठनों के नाम को जरा देखिए, इनके संगठनों के नाम को पैटर्न देखिए। तो इसमें से मैं तीन खास तौर से व्यक्तियों के नाम रखता हूँ। वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, पर तीन वक्त संगठनों का मैं नाम मुख्य रूप से रखूंगा। पहले शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, और उनके संगठन का नाम आप याद रखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, एक हो गया। दूसरा, इसी में से आए डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने भी बहुत संगठन बनाए। उनके संगठनों का नाम भी जरा याद रखिएगा। उनके संगठनों के नाम में बहुजन हितकारिणी सभा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और बाद में चलकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। इनके नाम का पैटर्न देखिए। और इसी में तीसरा जो सबसे बड़ा संगठन आता है, उसका जरा नाम आप पहचानिए और देखिए। ये तीसरा बड़ा संगठन में, अभी तक मैं एक एक व्यक्ति का नाम ले रहा था, अब मैं चार व्यक्तियों के नाम लूंगा। और ये चार व्यक्ति इस संगठन में जो है वो है मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह, और मोहनदास करमचंद गांधी। आपने पहचान लिया होगा, मेरा इशारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ। तो इन तीन संगठनों के नाम के पैटर्न को देखिए। अब ये जब आते हैं, इसमें शिक्षा के क्षेत्र में खास तौर से दो प्रक्रियाओं का उल्लेख करना जरूरी है। शिक्षा जो आई, तो पहली बार ये शिक्षा यहाँ की स्त्रियों के लिए, यहाँ के दलितों के लिए भी लाई गई, और ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कार्यक्रम उस समय पे हुआ। अब ये जो पुराने सामंती लोग थे, जमींदार लोग थे, इन्हें काफी इससे समस्या हो रही थी, क्योंकि उनकी सत्ता कमजोर हो रही थी और समाज में नए शक्तिशाली वर्ग उभर रहे थे। तो इन लोगों ने पहले तो ये हिंदू राजा, मुसलमान राजा, ये साथ साथ आए, और बाद में अंग्रेजों ने इनमें फूट डालो की राजनीति के चलते दो प्रकार के संगठनों को जन्म दिया। अंग्रेज जहाँ भी कॉलोनियल रूल या ये उपनिवेशवादी ताकतें रूल करती हैं, तो वो एक नीति लगाती हैं, वो है फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। तो इसके चलते जो हिंदू काशी के नरेश, शिव प्रसाद और ढाका के नवाब पहले एक ही संगठन में थे। इस संगठन में फूट पड़ गई, और इसमें भी अंग्रेजों का रोल था। अंग्रेजों ने, क्योंकि इस यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन जो राजाओं और नवाबों का था,
इसमें से इन्होंने मुस्लिम कंपोनेंट, मुस्लिम भाग को कहा कि आप तो मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं, आपको क्या चाहिए, हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, आपकी बात मानेंगे। तो 1906 में ये मुस्लिम नवाबों का एक डेलीगेशन शिमला में लॉर्ड एल्फिस्टन से मिलने गया, प्रिंस आगा खान के नेतृत्व में, और वाइसरॉय से मिलने के बाद उन्होंने एक पार्टी बनाने का घोषणा की, वो थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, ख्याल कीजिए। और इसी प्रकार से जो बाकी बचे हुए भाग थे, उसमें से पंजाब हिंदू सभा और बाद बाकी बनकर हिंदू महासभा बनी। तो याद रखिए, इधर के संगठनों में शुरू में केवल राजा हैं, नवाब हैं, जमींदार हैं, जागीरदार, बाद में चलकर संभ्रांत लोग, उच्च वर्ग के लोग, कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग, कुछ वकील, कुछ मध्यम वर्ग तबके इन पार्टियों के साथ जुड़ जाते हैं। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा। और इधर के नाम का पैटर्न देखिए, इधर के नाम के पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इधर के नाम देखिए, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, और इसी हिंदू राष्ट्र, इन्होंने मुस्लिम लीग ने मुस्लिम राष्ट्र की बात की, हिंदू महासभा ने हिंदू राष्ट्र की बात की, और हिंदू राष्ट्र की बात को लेकर एक बड़ा संगठन बना 1925 में, जो आज का शायद सबसे बड़ा संगठन है, वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो इधर के जो राष्ट्रवाद हैं वो उभरते हुए स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के मूल्यों की बात नहीं करते। जो मुस्लिम लीग है वो बात करती है नवाबशाही के समय कैसे राजाओं, मुसलमान राजाओं का युग था, और कैसे मुसलमान राजा यहाँ के शासक थे, तो यहाँ का शासन मुसलमान राजाओं को मिलना चाहिए। और हिंदू राष्ट्रवादी जो हिंदू महासभा में थे, जो आरएसएस में थे, उन्होंने बात की कि हमें एक ऐसा राष्ट्र चाहिए जो पुराने मूल्यों के आधार पर चले। इस पर मैं विस्तार दूंगा। तो पहले उभरते वर्गों की बात देख लें। इनके मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहले तो एक बात बता दूं कि यहाँ सुरेंद्र नाथ बनर्जी की एक किताब है, इंडिया नेशन इन द मेकिंग, भारत बनता हुआ राष्ट्र, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहते हैं। और इसमें से इधर जो उसके उलट जो मुस्लिम लीग है वो कहते हैं हम तो करीब 1100 साल से मुस्लिम राष्ट्र हैं, जब से मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ राज्य किया था सिंध में। और हिंदू महासभा और आरएसएस के लोग कहते हैं हम तो अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं। तो इधर एक राष्ट्रवाद की कल्पना आ गई जिसके लेबल में धर्म है, और अंदर जो सिद्धांत है वह तानाशाही के, नवाबशाही के, राजाशाही के, जन्मजात ऊंच नीच के, और स्त्रियों के दुय्यम दर्जे की, ये इधर की राजनीति, इधर के राष्ट्रवाद का भाग है। और इधर का जो राष्ट्रवाद है उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए हम डॉक्टर अंबेडकर को देखेंगे। डॉक्टर अंबेडकर समता की बात करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर न्याय की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं। और इसके चलते जो आंदोलन करते हैं उसमें एक आंदोलन होता है चौदार तालाब का आंदोलन। यहाँ दलित अपने सार्वजनिक कुओं पर पानी पीने के अधिकार के लिए आंदोलन करते हैं, चौदार तालाब का आंदोलन, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का। और उसी के साथ एक कालाराम मंदिर का आंदोलन, जहाँ वो मंदिर प्रवेश के लिए मांग करते हैं। बाद में खैर उनका भ्रम निराश हो जाता है और वो अपना धर्म बदलने की ही बात करते हैं। तो एक तरफ वो बात करते हैं, एक तरफ आंदोलन करते हैं मंदिर प्रवेश के लिए, सार्वजनिक कुओं पर पानी पीने के लिए, और दूसरी तरफ वो बात करते हैं, दूसरी तरफ इसी समय वो एक किताब को जलाते हैं। आपको याद होगा वो किताब का नाम है मनुस्मृति। तो बाबा साहब अम्बेडकर को मैं ऐसे प्रतिनिधित्व करता हूँ, एक तरफ वो सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक बराबरी के लिए संघर्ष करते हैं, आज़ादी के लिए संघर्ष में अपने सिद्धांतों को डालते हैं, और उसी के साथ साथ वो मनुस्मृति का दहन करते हैं। यही बाबा साहब बाद में जाकर
भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं। तो मनुस्मृति जलाते समय वो सोचते हैं, मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं। मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं। ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इस किताब को जला रहा हूँ, बाबा साहब कहते हैं। और वही बाबा साहब भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता करते हुए स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय, इन चीज़ों को अपने एक्सप्रेशन में, अपनी अभिव्यक्ति में भारतीय संविधान में लाते हैं। ठीक है। और इधर जो नीतियां हैं, अब उसमें विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, पर इनका राष्ट्रवाद ये खोखला राष्ट्रवाद है, क्योंकि वो ज्यादातर सामंती मूल्यों को आधुनिक जिल्द में रखता है। मूल्य सामंती रहते हैं, इसलिए बार बार जैसे आप देखेंगे सांप्रदायिक संगठन प्राचीन ग्रंथों की बात करेंगे, प्राचीन स्वर्णिम युग की बात करेंगे, और मुख्य रूप से इशारों इशारों में मनुस्मृति की बात करेंगे। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ बाबा साहब आम्बेडकर मनुस्मृति को जलाते हैं और भारतीय संविधान बनाते हैं। और इधर प्रकार के जो राष्ट्रवाद है, धर्म के नाम के राष्ट्रवाद, वो मनुस्मृति जैसे मूल्यों को सामने लाकर भारतीय संविधान को हटाने की बात करते हैं। तो ये दो प्रकार के राष्ट्रवाद की कल्पना मुख्य रूप से आई। तो एक राष्ट्रवाद धर्म के आवरण में लिपट कर आता है, और वो सामंती ऊंच नीच के मूल्यों को प्रस्थापित करना चाहता है। भारत के संदर्भ में ये मूल्य तीन धरातल पर हैं। एक तो वर्ग के आधार पे किसान और राजा, दूसरा जाति के आधार पे ब्राह्मण और शूद्र, तीसरा लिंग के आधार पे पुरुष और स्त्री। ये हायरार्की, ये क्रमवार जो स्ट्रक्चर है, ये सामंती समाज का, इसको हिंदू राष्ट्रवादी, मुस्लिम राष्ट्रवादी, और आपको ये भी बता दूं कि श्रीलंका में जो बुद्ध धर्म के नाम पे राष्ट्रवाद चलता है, वो भी इन्हीं मूल्यों को लेकर चलता है। तो मुख्य रूप से भारत के बनने में इधर के लोगों ने योगदान किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, जिसमें सभी धर्मों के लोग जुड़े, सभी जातियों के लोग जुड़े, और इसी में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने एक प्रेरणादायक जगह बनाई। सुभाष चंद्र जैसे बोस जैसे लोगों ने बाद में चलकर अलग रास्ता अख्तियार किया, पर वो धर्म के नाम की राजनीति से परे उस प्रकार के राष्ट्रवाद को मानते थे जो समाजवाद की तरफ जाता हो, जो धर्म के राष्ट्रवाद से चंगुल से परे एक आज़ादी की बात करें। तो इस तरह से मैं इस प्रकार के राष्ट्रवाद की परिभाषा करता हूँ। अब इधर का जो राष्ट्रवाद है वो धर्म के आवरण में है। अब ये दोनों का एजेंडा एकदम अलग है। जो इधर का राष्ट्रवाद है, भारतीय राष्ट्रवाद, वो सबको जोड़ने की बात करता है, सबकी बराबरी की बात करता है, दलितों को और सवर्ण की बराबरी की बात करता है, स्त्री और पुरुष की समानता की बात करता है। और इस प्रकार के मुद्दे वो लेता है, वो किस प्रकार के रहते हैं? वो मुद्दे रहते हैं जो जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाखड़ा नंगल बांध के उद्घाटन के समय कहा था, उस प्रकार के मुद्दे ये प्रकार का राष्ट्रवाद लेता है। तो किस प्रकार के मुद्दे वो लेता है? वो जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच में कहते हैं भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन करते समय कि ये जो सिंचाई की व्यवस्था है, ये जो हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, आईआईटीज, आईआईएम, भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, पब्लिक सेक्टर, भिलाई स्टील प्लांट, ये आधुनिक भारत के नए पूजा के स्थान हैं। तो इधर का जो एजेंडा आता है वो सामाजिक उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य और इन मुद्दों को लेकर चलता है जो आम लोगों के नियमित जीवन की जरूरत है। और दूसरी तरफ से जो हम देखें तो इस आधार पे भारत ने चल के पिछले आज़ादी के बाद पहले 30-40 सालों में बहुत महत्वपूर्ण नींव डाली आईआईटीज की, आईआईएम की, एम्स की, पब्लिक सेक्टर, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, भाभा इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर, और इसरो की भी प्राथमिक स्थापना इसी ने डाली। और इनकी नीतियों के कारण स्त्रियां सामाजिक क्षेत्र में प्रवेश करने लगी,
स्त्रियां सामाजिक क्षेत्र में बाहर आने लग गई, दलित सामाजिक क्षेत्र में बाहर आने लग गए, और वो एक जिसको मुख्य धारा हम लोग कहते हैं, उस मुख्य धारा का पार्ट, उस मुख्य धारा का भाग समाज के ज्यादातर लोग होने लगे। तो एक तरफ ये बात है। और जो धर्म के नाम की राजनीति करते हैं वो ज्यादातर भावनात्मक मुद्दों को भड़काते हैं। पहले एक बात बता दूं कि धर्म के नाम की राजनीति पाकिस्तान में चली, श्रीलंका में चली। इसीलिए आप देखेंगे कि अगर आप तुलना करेंगे तो भारत का औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक विकास, शैक्षणिक विकास, इसका दर्जा बहुत ऊंचे स्तर पे रहा है। ये दुनिया के बड़े से बड़े देश को टक्कर लेने वाली प्रगति यहाँ हुई है। पर ये जो लोग हैं धर्म के नाम की राजनीति करने वाले, पाकिस्तान में देखिए इस्लाम के नाम पे, श्रीलंका में देखिए बुद्ध धर्म के नाम पे, देखो यहाँ यहाँ कोई प्रगति की उम्मीद नहीं होती, क्योंकि ये समाज को उलझाए रखते हैं। काय में उलझाए रखते हैं? भावनात्मक मुद्दों में। अब मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, श्रीलंका की बात नहीं करूंगा, भारत में अगर आप देखें तो भावनात्मक मुद्दे पहले मंदिर के नाम पे चले, मंदिर के नाम पे चले, मंदिर के नाम पे जब ये हुआ तो भाई बहुत जगहों पर दंगे भड़काए गए, सामाजिक ध्रुवीकरण हुआ और अल्पसंख्यकों पे बड़े पैमाने पे अत्याचार हुआ। ठीक है, तो ये एक एक प्रकार का मुद्दा। दूसरा, फिर उन्होंने जो मुद्दे उठाए, जैसे लव जिहाद का मुद्दा उठाया। अब लव जिहाद का भी मुद्दा, एक खुले समाज में अंतरधार्मी विवाह कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। पर उसमें उन्होंने चुन चुन कर कुछ केसेस उठाए और सिद्ध करने की कोशिश की कि भाई यहाँ मुस्लिम युवक, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप हिंदू युवतियों को आकृष्ट करो, उनसे शादी करो, बच्चे पैदा करो और वगैरह वगैरह। उसी के साथ साथ हिंदू लड़कियों पर एक शिकंजा कसा जाता है कि आप अपनी सीमाओं में रहो और ये मुसलमानों के बहलावे में, बहकावे में मत आओ, वगैरह वगैरह। तो ये एक प्रकार से पितृसत्तात्मक विचारों को मजबूत करने का एजेंडा भी उसको रहा है। तीसरा जो एजेंडा रहा है वो उत्तर भारत में बहुत मजबूत रूप से आया, खतरनाक रूप से आया, वो है गाय का मुद्दा। गाय के मुद्दे के बारे में कहा गया कि ये मुसलमान गाय खाते हैं, गाय काटते हैं, और इसके आधार पे बहुत सारी लिंचिंग हुई। पुराने डेटा के अनुसार करीब 90 मुसलमान लिंचिंग में मारे गए, 10 दलित मारे गए और 4 दलित नवयुवकों को ऊना में बेरहमी से पीटा गया। लव जिहाद के नाम पर शंभूलाल रेगर ने अफराजुल की हत्या की राजस्थान में, और इस प्रकार के बहुत सारे केसेस हुए जिसमें अल्पसंख्यकों के कुछ तबकों को बहुत बड़ी बलि देना पड़ी। और उसी के मिलता जुलता कुछ हुए जहाँ कुछ हिंदू लोगों को भी एक इस प्रकार का सामना करना पड़ा, और ये बात एक अलग धरातल पर देखी जानी चाहिए। अब तीसरा मुद्दा जो उठाया वो, जैसे गाय का, आप देखिए गाय का मुद्दा उठाने के बाद उत्तर भारत में सड़कों पर आवारा पशु का मामला बहुत बढ़ गया है, और ये भूखी गाय, सांड, ये घूमते रहते हैं, प्लास्टिक खाते हैं, और भूखे भूखे रहने के कारण ग्रुप के ग्रुप में किसानों के उपज पर, खेतों पर हमला करते हैं, और किसानों के लिए एक नई समस्या शुरू हो गई है। वास्तव में देखा जाए तो आपको एक मजेदार बात बताता हूँ कि स्वामी विवेकानंद हमें बताते हैं वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। आज भारत बीफ के एक्सपोर्ट में काफ़ी आगे है, और बीफ एक्सपोर्ट वाली कंपनियों में हिंदू भी बहुत हैं, जैन भी बहुत हैं, मुसलमान तो एक निचले धरातल पर कसाई का काम करते हैं, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, मेरे कहने का लुब्बो लुआब ये है कि राष्ट्रवाद वही होता है जो सब लोगों को साथ में लेकर प्रगति की दिशा में ले जाने की बात करे। केवल पड़ोसियों से नफरत करना ये राष्ट्रवाद नहीं होता। और आपको यह बात भी बता दूं
कि जहाँ धर्म के नाम पे संकुचित राष्ट्रवाद होता है, उसके दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। एक, अल्पसंख्यकों को के ऊपर अत्याचार, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा। और ये कैसे होता है? ये प्रोपेगेंडा कई तरीकों से होता है कि भाई अल्पसंख्यक, ये ये जैसे भारत में कहूँ तो मुसलमान राजा कितने खराब थे, यहाँ के मंदिरों को तोड़ा, जबरदस्ती से इस्लाम को फैलाया, परिवार बड़े होते हैं। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिसका मैं पीडीएफ लिंक आपको भेज दूंगा और अपनी वीडियो की एक श्रृंखला भी आपको मैं भेज दूंगा, जो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक एक गलत बातों के आधार पे समाज में ये एक प्रोपेगेंडा करते हैं, जिससे नफरत फैलती है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलती है, पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ फैलती है, श्रीलंका में हिंदुओं के खिलाफ फैलाई जाती है। और ये नफरत हिंसा का आधार बनती है। हिंसा के बाद समाज में ध्रुवीकरण हो जाता है और ध्रुवीकरण के कारण धर्म के नाम की राजनीति वाली पार्टी ये ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो ये पिछले कुछ 30 सालों में हम देख रहे हैं कि धर्म के नाम की वाली राजनीति ये ज्यादा मजबूत हुई है। और धर्म के नाम का जो सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस, वो आज देश का बहुत बड़ा संगठन है। वो लगातार अपने प्रचारकों को तैयार करता है, स्वयंसेवकों को तैयार करता है और उनमें एक ही कल्पना डाली जाती है जिसके दो आधार होते हैं। नंबर एक, कि मुसलमान विदेशी हैं, क्रिश्चियन विदेशी हैं, दुय्यम दर्जे के नागरिक हैं। और दूसरी तरफ से प्राचीन मूल्य यानी मनुस्मृति के मूल्य ये बहुत महान थे, उन मूल्यों के आधार पर ही समाज अच्छे से चला था। तो सांप्रदायिक राजनीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो सामंती मूल्यों को लोकतंत्र के नाम पर समाज पर लादना, सामंती ऊंच नीच के मूल्यों के आधार पे दलितों को, आदिवासियों को, स्त्रियों को एक दुय्यम दर्जे पर रखना और इसी के साथ अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक प्रकार की मुहिम चलाना जिसके कारण दंगे करवाए जा सकते हैं। अब ये मैं मुख्य रूप से, आपने राष्ट्रवाद की बात की तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी राष्ट्रवाद पे बात की। रविंद्रनाथ टैगोर ने उस समय देखा कि कई यूरोपीय देश अपने देश के अंदर लोकतंत्र की बात करते हैं पर दूसरे देशों को जाके गुलाम बनाते हैं और इसलिए उन्होंने उन्हें इस प्रकार के राष्ट्रवाद की बहुत आलोचना की। उन्हें लगा कि राष्ट्रवाद अगर दूसरे लोगों को लूटने का जरिया है तो इसका कोई उपयोग हमें नहीं है। मैं चाहूंगा कि हम इस बातों पर ज्यादा सवाल जवाब करें क्योंकि जो आज का बढ़ता हुआ हिंदू राष्ट्रवाद है वास्तव में वो हिंदू धर्म के आधार पे नहीं है। इसके लिए मैं आपको बताऊं, हिंदू क्योंकि मैं मुस्लिम राष्ट्रवाद को छोड़ देता हूँ यानी पाकिस्तान में बड़ा खतरा है। बुद्धिस्ट राष्ट्रवाद ये श्रीलंका के लिए खतरा है। यहाँ जो खतरा आया है वो हिंदू राष्ट्रवाद के रूप में आया है। उसके लिए 3 शब्दों को मैं परिभाषित कर दूं। हिंदू शब्द जो पहले आया वो यहाँ की जमीन के लिए आया। जब पाश्चात्य देशों से लोग सिंधु नदी को क्रॉस करके आते थे तो वो सिंधु नदी उनकी भाषा में स के बदले अ का इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो इसलिए उन्होंने इस प्रदेश को हिंदू कहा। बाद में यहाँ फलने फूलने वाली जो धार्मिक परंपराएं थी उनको एक छतरी में हिंदू के आधार पे कहा गया। इसमें वैदिक ब्राह्मणवाद, नाथ, तंत्र, भक्ति, शैव, सिद्धांत ये सब परंपराएं इसमें आती हैं जो हिंदू धर्म की छतरी में आती है। तो हिंदुत्व को 1923 में सावरकर ने सामने रखा। वैसे ये शब्द 1892 में सामने आ गया था पर 1923 में इसको सामने लाया और सावरकर ने हिंदुत्व के 3 आधार बताए। उन्होंने कहा हिंदुत्व ये धर्म नहीं है, ये पूरा हिंदूपन है, होल हिंदूनेस। और उसके 3 आधार उन्होंने बताए, आर्य नस्ल, वैदिक ब्राह्मणवाद और यहाँ की सिंधु से लेकर सागर तक फैली जमीन, इसके आधार पर हिंदुत्व बताया और इसी को एक हिंदू राष्ट्र की आधारशिला बताया। इसी बात को आगे लेते हुए
आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक गोलवलकर ने लिखा कि हिटलर ने कितने अच्छे तरीके से यहूदियों का नरसंहार करके जर्मन राष्ट्र बनाया, और वो लिखते हैं कि यही राष्ट्र बनाने का एक तरीका है जहाँ हम अल्पसंख्यकों को उनकी जगह दिखाएं और पुराने मूल्यों को प्रस्थापित करें। तो मित्रों, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। आपके सवाल जवाब का स्वागत है, उसके माध्यम से मैं बात को आगे ले जाऊंगा। क्योंकि आपने राष्ट्रवाद का मुद्दा मुख्य रखा, तो उसमें मैं मुख्य रूप से दोहरा दूं, भारत का राष्ट्रवाद आज़ादी के आंदोलन के दौरान आया। इसके पहले जो मुस्लिम राजा राज्य करते थे वो अकेले राज्य नहीं करते थे। अकबर के दरबार में बीरबल भी है और राजा टोडरमल भी है। अकबर के प्रधान सेनापति राजा मान सिंह भी हैं। तो ये प्रशासन धर्म के आधार पे नहीं था। यही बात बाकी मुसलमान राजाओं पे लगती है, यही बात हिंदू राजाओं पे भी लगती है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हों या दूसरे हों, उनके प्रशासन में भी बहुत सारे मुसलमान होते थे। और ये यहाँ भारत की जो सभ्यता संस्कृति है उसको वास्तव में मेल-जोल की सभ्यता संस्कृति है, और ये मल्टी लेयर्ड है। मल्टी लेयर्ड यानी इसके बहुत सारी परतें हैं। जो शुरू में वैदिक मूल्य थे, बाद में इसमें आप देखिए तो जैन बौद्ध धर्म के मूल्य आए, फिर ईसाई धर्म के मूल्य थोड़े रूप पे आए, फिर इस्लाम आया 7वीं शताब्दी के बाद। तो ये सब मूल्यों ने यहाँ की संस्कृति को समृद्ध किया, और ये संस्कृति को समृद्ध किया हमारे खाने पीने के क्षेत्र में, आप हमारे कपड़ा पहनने के क्षेत्र में, हमारे बाकी तौर तरीकों में, हमारे कपड़ों में। ये सब बदलाव जो आए, ये बदलाव मेल जोल की परंपरा से ही आए हैं। इसलिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि मेल जोल की परंपरा को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जो मैंने राष्ट्रवाद की बात की, हिंदू मुसलमान राजाओं की बात की, हिंदू मुसलमान राजाओं के बारे में महात्मा गांधी हिंदू स्वराज में बहुत अच्छे से लिखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ हिंदू राजा मुसलमान राजा दोनों के राज्य में अलग अलग धर्म की प्रजा रहती थी, और वो एक चैन से रहती थी। कैसे मुसलमान राजा हिंदू राजा आपस में लड़ते भी थे, और इनका आपस में समझौता भी होता था, जिससे इनका प्रशासन एक मिक्स्ड मिला जुला प्रशासन था। और मंदिर तोड़ने की जहाँ तक बात है, औरंगजेब ने जहाँ काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, वहीं उसने कामाख्या देवी के मंदिर गुवाहाटी को दान भी दिया, उज्जैन के महाकाल को भी दान दिया, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को भी दान दिया, और ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं जिसको उन्होंने उसमें दान दिया। इसी औरंगजेब ने गोलकुंडा में एक बार मस्जिद को भी तुड़वाया, क्योंकि वहाँ का जो नवाब था उसने औरंगजेब को 3 साल तक लगान नहीं दिया। जहाँ तक धर्मांतरण का सवाल है, अगर आप धर्मांतरण को देखें तो स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि ये धर्मांतरण जो हुआ, ये तलवार की नोक पर नहीं हुआ। यहाँ के जाति व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए कई लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। ये बात और है, कई बार जीतने वाला हिंदू राजा, हारने वाले मुसलमान राजा, उसके कारण कई बार धर्मांतरण के मुद्दे आए। यानी खास तौर से जीतने वाला मुसलमान राजा हारने वाले हिंदू राजा को कई बार अपना धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर करता था। ऊपर आइसोलेटेड एग्जाम्पल्स, करीब 700 साल तक अलग अलग मुसलमान राजाओं का राज्य रहा, पर भारत की जनसंख्या में इस प्रकार से हिंदुओं का खत्म होना नहीं हुआ। उनकी जनसंख्या पहले भी थी, अभी भी बढ़ी रही, और उसका एक अलग प्रकार का लॉजिक है। तो दोस्तों, मैं आप, क्योंकि फ्रीडम प्रोजेक्ट आपका है, बहुत अच्छा है। फ्रीडम और सेक्युलरिज्म साथ साथ चलते हैं। सेक्युलरिज्म के बगैर फ्रीडम नहीं हो सकती, और फ्रीडम के बगैर सेक्युलरिज्म नहीं हो सकता। तो आपके प्रोजेक्ट को मैं बधाई देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप धर्मनिरपेक्षता की इस समझ के ऊपर अपने विचार रखेंगे, ताकि हम बात कर सकें कि आगे ये जो धर्म के नाम का राष्ट्रवाद है, इससे हम मुकाबला कैसे करें। उसके लिए भी 2 शब्द मैं कह दूं। एक तो आपके जैसे इंस्टीट्यूट बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस प्रकार के मूल्यों का प्रसार कर रहे हैं। दूसरा,
जनमानस में जो नफ़रत फैलाई गई है अल्पसंख्यकों के प्रति, उसका मुकाबला करना ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जो प्राचीन मूल्यों के नाम पर मनुस्मृति के मूल्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो भी गलत है। उसके विरोध में भारतीय संविधान के मूल्यों को रखना ज़रूरी है। नंबर 3, समाज में जो नफ़रत फैलाई गई है धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ, उसकी सच्चाई साथ में लाना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपनी तरफ से